Welcome to Yogiram Podcast. Today we are honored to have two distinguished guests with us. Very warm welcome, Ashwini ji, a visionary social activist and nationalist leader. Ashwini Sharma ji hails from Shamli. With an engineering background, he has made significant strides as the director of Graph Pravesh, a leading real estate and interior firm. As the founder of Akhand Bharat Mission and co-founder of Vatika, his dedication to social transformation through innovative initiatives has left a remarkable impact. And the second dignity, Rohit जी, सेवा समर्पण और नेतृत्व की मिसाल। रोहित आर्य का जीवन उत्तर प्रदेश के शामली से लेकर समाज सेवा और तकनीकी क्षेत्र में उनके योगदान की कहानी है। एक कदम चैरिटेबल ट्रस्ट और वाटिका मिशन के माध्यम से उन्होंने समाज में जागरूकता और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया है। वह 30 डेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सीटीओ भी हैं। तो आइए बात करते हैं इनकी इंस्पायरिंग जर्नी एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी के बारे में। वेरी वार्म वेलकम आप दोनों का एंड रियली थैंक यू, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे योगीराम पॉडकास्ट के लिए, टीम के लिए आपने टाइम निकाला सर। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगीराम पॉडकास्ट में सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमें बुलाने के लिए। थैंक यू। नमस्कार योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट वाटिका? वाटिका के लिए कैसे प्रेरणा मिली आप दोनों को, और इसकी सर शुरुआती क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या आपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करी, इसके बारे में सर, इसकी जर्नी के बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए। सर, वाटिका की शुरुआत जो हमने की, एक धार्मिक आयोजन में मैंने देखा था कि पानी की कमी रहती है। हम लोग शाकुंभरी देवी, हमारे यहाँ पे एक सिद्धपीठ है, वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे लोग गर्मी में परेशान हो रहे थे बहुत ज्यादा। उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो मेरे माइंड में कुछ आया कि भाई रिलीजियस जगह पे ना पानी का अवेलेबिलिटी कराते हैं, वहां पे देखते हैं कि हम पानी कैसे अवेलेबल कराएंगे। तो मेरी बात अश्वनी भाई से हुई। अश्वनी जी ने बताया कि भाई आपका अच्छा कोच है, पानी अवेलेबल हो जाएगा। और उनका एक क्वेश्चन था मेरे लिए कि करोगे कैसे। मैंने कहा मगर भाई प्लास्टिक बोतल्स में, वो प्लास्टिक की बोतल्स अवेलेबल करा देते हैं सबको। वो बोले कि प्लास्टिक की बोतल अवेलेबल तो करा देंगे, लेकिन प्रदूषण तो होगा उससे, पोल्यूशन का क्या होगा, इतनी प्लास्टिक का क्या करेंगे। तो उनकी बात मेरे माइंड में पिंच कर गई कि ये पोल्यूशन जो होगा प्लास्टिक से, ये तो बहुत नुकसानदायक है। पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम तो है, लेकिन जो प्लास्टिक का पोल्यूशन होगा वो उसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए तो हम बहुत खराब कर देंगे। तो फिर मैंने रिवर्किंग स्टार्ट की। अश्वनी भाई के छोटे से क्वेश्चन से मैंने दोबारा से रिवर्किंग स्टार्ट की, देखा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो वो रिवर्किंग करते 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 सबसे पहला मैंने ऑप्शन लेके आया कि हम लोग पेपर पाउचेज कर देते हैं। पेपर के पाउचेज की हमने बात की। जब पेपर पाउचेज पे हमने वर्किंग की तो हमें लगा कि पेपर पाउच में सर्दियों में अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन पेपर पाउच को आप ठंडा नहीं कर सकते बर्फ के अंदर डाल के। जैसे हम नॉर्मल प्लास्टिक बोतल या कुछ भी चीज डाल के ठंडा करते हैं बर्फ के अंदर, तो वो पेपर पाउचेज खराब हो जाएंगे। तो वो पेपर पाउचेज एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं था। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी और वर्किंग की। फिर हम एक ऑप्शन पे आए, कंपोस्टेबल मटेरियल के हमने पाउचेज बनाए और उसमें हमने पानी को सर्व करना स्टार्ट किया। फिर मेरी यशवनी भाई से बात हुई, यशवनी भाई हम कंपोस्टेबल मटेरियल लेके आए हैं, वो 90 डेज के अंदर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो तब अश्वनी भाई ने हमें ज्वाइन किया, भाई हाँ मैं भी ज्वाइन करता हूँ आप लोगों के साथ, और ये शुरू करते हैं, ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो ये मिशन के फर्स्ट डे से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अश्वनी भाई थोड़ा आप भी अडॉप्ट कीजिए इस चीज में। नहीं, रोहित ने काफी अच्छा बताया है। इसी तरह से इसकी शुरुआत हुई। पानी का अरेंजमेंट हम लोग को करना था, बट उसमें प्लास्टिक वाला जो एक पॉइंट जो दिखाई दे रहा था वो हमें नेगेटिव दिख रहा था। तो इस पर फिर रोहित ने काम किया। एक्चुअली रोहित और मैं, हम लोग एक ही होम टाउन से, हमारा होम टाउन एक ही है, तो एक साथ ही हम लोग बड़े हुए हैं देखते हुए एक दूसरे को। तो हम लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस रहे कि हाँ भाई हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो दोनों का एक जैसा है। राइट लाइक एनवायरनमेंट के लिए भी और नेशन के लिए भी। तो ये जब हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि ये मटेरियल ऐसा है कि इससे हम लोग अगर पानी देते हैं तो दो कोज एक साथ सॉल्व हो रही है, पानी की भी और एनवायरनमेंट की भी। वेरी गुड। तो फिर हम लोगों ने इस पे आगे बढ़ने की का प्लान किया। अब इसमें बीच में फिर अलग अलग हम लोग बिल्कुल नए थे इस चीज में, इरादे बहुत अच्छे थे। तो कुछ लोगों से हम लोग मिले, फिर पानी के पाउच को जब हम लोग पेपर में लेने के लिए आए, पेपर का यूज किया हम लोगों ने पानी के पाउच के लिए, प्लान किया।
इवन रोहित ने कुछ पाउचेस तैयार भी किए पेपर के। तो कोई सज्जन मिले हमें कहीं टकराए तो उनसे हमने डिस्कशन किया, फिर इवॉल्व हुई चीजें। देन हम लोगों ने पाउच को हम नेक्स्ट लेवल पे भी लेके गए। अब महाकुंभ में हम लोगों ने इसको फिर अप्लाई किया है। Great, great, great. Sir, moving to the next question, please share the moments of कावड़ मेला। कुछ यादगार जो है मेमोरीज जो है कावड़ मेला में, क्या कैसे अपन ने ऑर्गेनाइज किया, क्या क्या कठिनाइयां आई, कैसे आपने उसको रिजॉल्व किया, आपकी टीम ने कैसे सहायता करी और बाकी लोग कैसे जुड़े, सर इसके बारे में सर प्लीज बताइए। वाटिका मिशन की हम नींव कह सकते हैं इस कावड़ मेला को। 2024 में जो कावड़ मेला लगा था, वहां पे हम लोग पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे चौराहे पे खड़े होके, मैं, मेरे भाई और भतीजे वगैरह, मतलब हम फैमिली वाले सब पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और लगभग हमने 4 साढ़े 4 घंटे वहां पे पानी डिस्ट्रीब्यूट किया। पानी और जीरा हम लोग वो 2 बॉटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो भी आ रहा था हम उनको वो दे रहे थे। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शाम के 7 के आसपास बजे थे, और जब हमने खत्म किया तो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब अच्छे से सब कुछ थे, लेकिन वहां पे ना एक बॉटल्स का ढेर लगा हुआ था। अब उन बॉटल्स का क्या होगा, ये एक माइंड ना हो गया कि भाई ये क्या है, पानी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये इतनी सारी बॉटल्स ये कहाँ जाएंगी? वो सब कूड़े के ढेर में जाएंगी, एक लैंडफिल बनेगा फिर दोबारा से, जैसे हमारी दिल्ली में फेमस है गाजीपुर का लैंडफिल, सबसे ज्यादा एक पहाड़ बना हुआ है पूरा बड़ा। तो बस वही कि अब हमने भी एक कंट्रीब्यूशन कर दिया उस पहाड़ में और बड़ा होने के। तो बस यही था कि भाई एक कुछ और करना है, कुछ नया करना है। तो वहां से हमने स्टार्ट किया है थॉट प्रोसेस की कि हम क्या कर सकते हैं, इस प्लास्टिक का कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल के लेके आना है, कुछ ना कुछ ढूंढना है। तो बस वहीं से हम इसको जुड़े हुए हैं साथ में, वहीं से हमने इसमें लगा कि कुछ करते हैं, वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। तो मैं, अश्वनी और अपना एक छोटा भाई है उदय, हम तीनों ने मिलके हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सर इसी कंटेक्स्ट में मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या क्या चैलेंजेस आए जब आप वाटिका का जो प्रोसेस है उसको एक्चुअल इंप्लीमेंट कर रहे थे? चैलेंजेस आपकी टीम में, चैलेंजेस बाकी सारे लोगों से, या चैलेंजेस टेक्नोलॉजी वाइज, सर इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में सर बताएं। चैलेंजेस सर, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास सामने था ना, कि प्लास्टिक का ऑल्टरनेट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। अगर अवेलेबल है भी तो वो इतनी कम मात्रा में अवेलेबल है कि बिल्कुल ये मान लो कि कोड़े के ढेर में एक सुई के बराबर है। वो सुई को हमने ढूंढना बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए, और मतलब हमें लगभग लगभग 15 से 20 दिन लगे केवल एक चीज ढूंढने में कि क्या और ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जो प्लास्टिक की चेंज हो, प्लास्टिक की जगह हो और प्लास्टिक जितना ही मजबूत हो। राइट, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए थी। पानी अपने आप में एक स्ट्रेंथ लेता है, अगर उसको किसी मजबूत मटेरियल में ना रखा जाए तो वो फट जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो उसको ढूंढने में हमें 20 से 25 दिन लगे, और फिर उसके बाद जो हमारा चैलेंज आया, हमने मटेरियल फाइंड आउट कर लिया कि हमें मटेरियल करना है। फिर हमें सबसे बड़ा चैलेंज आया कि उस मटेरियल को टेस्टिंग करना। अब टेस्टिंग करने के लिए वो मटेरियल जो बनना था, कम से कम 200 किलो आपको बनवाना है। अब एक 2 किलो में काम नहीं करा सकते, तो 200 किलो के लगभग हमने 10 से 12 बैच बनवाए, जब जाके हम इस फाइनल आउटपुट पे आए। और फिर वो जो बैच बनने के बाद फिर उसको एक मशीन के ऊपर यूज करना, मशीन वालों से बहुत अच्छा टाइप हुआ, उन लोगों ने बहुत हेल्प की। मतलब ये केवल हमारा ही मिशन नहीं, उन्होंने अपना मिशन माना कि नहीं, ये प्लास्टिक का अगर आप विकल्प लेके आ रहे हो तो हम लोग भी आपके साथ मिलकर काम करते हैं। तो उनके पास हम जब भी बैच लेके जाते हैं, वो अपना सारा काम छोड़ के पहले हमारा बैच लगाते, और फिर हम फाइनल अपने आउटपुट पे आए। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था हमारा, ये एक ऑल्टरनेट ढूंढना। सेकंड, ऑल्टरनेट अवेलेबल है, ऑल्टरनेट को यूज भी कर रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट जो रेगुलर प्लास्टिक है उससे लगभग 3 गुना महंगा है। ओहो। हाँ जी। और नॉर्मल प्लास्टिक पे जीएसटी कम है, और इस सोल्यूशन में जीएसटी एक्स्ट्रा है। तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करना चाहिए कि भाई अगर कोई चीज सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है, कोई चीज ऑल्टरनेट आ रहा है किसी बहुत ही खराब विकल्प का, तो उसको गवर्नमेंट को सस्ता कराना चाहिए, और उस पर जीएसटी भी बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, ताकि वो इजिली अवेलेबल हो पाए मार्केट के अंदर। सर इसी से कंटेक्स्ट में एक आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हाउ डू यू इन्विजन द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल इवेंट्स इन इंडिया? देखिए, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मोटो के साथ में काम कर रही हैं। अगर हम लोग देखें, एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि बाय 2050 हमारे ओशियन में इतनी पानी की बोतल्स होंगी प्लास्टिक वाली जितनी फिश हैं। माय गॉड। ठीक है, अगर जिस फेज से हम लोग, जिस पेस के साथ हम लोग चल रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, पर मिनट 10
परमिट 1 मिलियन प्लास्टिक बोतल्स जो है हमारे समुद्र में जा रही है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं देख रहा था एक बड़ा ग्रुप है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी इसके ऊपर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो काफी सारी छोटी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, बट ग्राउंड पे काम करने वाली सिचुएशन अभी बन नहीं पाई है। जैसा कि अभी लास्ट अभी रोहित ने बताया कि जीएसटी जिस प्रोडक्ट के ऊपर कम होना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा जीएसटी लगाया हुआ है। तो अभी ये हमारे सामने क्वेश्चन भी अराइज हुआ था कि हम कैसे इस प्रोडक्ट को लेकर के आए और भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आए। तो ये भी हमारे सामने चैलेंजेस आए थे, एक बड़ा चैलेंज था जिसको हम लोगों ने ओवरकम किया है। बेसिकली मेरा मानना सर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती, ट्रस्ट अपने लेवल पे काम कर सकती हैं, लेकिन जैसे शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक हर कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई ये काम मेरा है, मेरा खुद का काम है, ये पर्यावरण को नुकसान मैं पहुंचा रहा हूँ, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जब तक ये जिम्मेदारी का एहसास अपने मन से नहीं आएगा तब तक चीजें नहीं चेंज होंगी। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो है शादी का। अगर हम एक शादी को देखें, एक वैवाहिक समारोह को देखें, तो वहां पे देखिए आप कितनी सारी ऐसी चीज हैं जो वेस्ट होती हैं और लैंडफिल में जाती हैं। अगर आप चम्मच से लेके गिलास तक, प्लेट्स, क्रॉकरी और बहुत सारी चीजें लें, तो अगर हम वहां से चेंज करना स्टार्ट करें, शादी के समारोह से चेंज करना स्टार्ट करें, आप शादी का बजट लेके चलते हैं, आजकल शादी का बजट अमूमन बजट 10 लाख के आसपास होता है कम से कम। हाँ जी, एक एवरेज बजट में अगर हम लेके चलें कि 10 लाख का एक एवरेज बजट आता है। अगर हम वहां पे प्लास्टिक को रिप्लेस करके कुछ ऐसा मटेरियल यूज करें जो कुछ इस तरीके का हो जो सेल्फ डिकम्पोजेबल हो, या फिर कुछ इस तरह का हो कि जो बाद में जो बचा है वो कैटल फीड की तरह यूज हो सके, तो एक लैंडफिल होने से बच सकता है। और इस तरह के मटेरियल ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफी सारे अवेलेबल हैं। यदि हम सेल्फ डिकम्पोजेबल चीज की बात करें तो हम वहां पे प्लास्टिक या थर्माकोल की जगह हम वहां पे गन्ने की खोई से बने हुए मटेरियल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एडिबल कटलरीज अब मार्केट में आ रखी हैं जो इनको बाद में खाया भी जा सकता है। हम ये बोलते हैं कि आप लोग उनको मत खाओ, आप लोग उनको मत खाओ, लेकिन उनमें जो सामान सर्व हुआ है उसको जो डस्टबिन में जाएगा वो बाद में जो बचता है वो सब का सब गौशाला में जा सकता है। तो आपकी शादी का जो खर्चा है, आपने जिन 500 मेहमानों को सर्व किया है, उन 500 मेहमानों के साथ इनडायरेक्ट वे में आप 2000 मेहमानों को और सर्व कर रहे हैं, और वो उन 500 से बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो वो नेक्स्ट 2000 मेंबर्स जिनको आप सर्व कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है उस खाने की। वेरी ट्रू। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो हम लोग हमारा जो किसी भी ओकेजन में, कोई भी धार्मिक ओकेजन है या कोई भंडारा भी है या शादी विवाह में भी हम लोग देखते हैं, किसी भी कचरे में, किसी भी जगह पे हमारे हाउस होल्ड का भी कचरा होता है, उसमें अगर प्लास्टिक है तो उसको हम लोग प्रोसेस के लिए डालने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो हमारी गवर्नमेंट को भी मुश्किल होती है। अगर हम प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देते हैं तो उसको डिकम्पोज करना या उसको कंपोस्ट करना इजी हो जाएगा। सिर्फ प्लास्टिक को हटाना है। जितने भी कचरे के इतने बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए हैं उसका रीजन प्लास्टिक है। अगर उसमें प्लास्टिक नहीं होती तो उसको इजीली कंपोस्ट किया जा सकता था या डिकम्पोज किया जा सकता था। वेरी ट्रू सर। सर, इसी कंटेक्स्ट में और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप दोनों से, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू एजुकेट द पीपल अबाउट एनवायरमेंटल इशू। यहाँ पे दिल्ली के अंदर ना एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जीरो वेस्ट सिटीजन के नाम से, मिस्टर तारक साये जी हैं जो उसके फाउंडर हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कर रखी है कि उनका मानना है जो यंग जनरेशन है ना, आप अपना मैसेज उस तक पहुंचाओ, यंग जनरेशन तक जो ग्रो कर रही है, जो ग्रो हो चुकी, उसको आप मैसेज दोगे, उसको टाइम लगेगा उसको समझने में, उसको अडॉप्ट करने में। लेकिन जो जनरेशन ग्रो कर रही है, आप उस तक अपना मैसेज पहुंचाओ, उसके साथ आप मिलो, उससे बात करो, उसको अगर वो अडॉप्ट कर लेता है तो जो ग्रो कर चुके ना, जो वो बच्चा अडॉप्ट करेगा उस चीज को, वो अपने घर के 4 मेंबर को और अडॉप्ट अपने आप करा लेगा, क्योंकि बच्चे की बात जल्दी मानते हैं बड़े, ये देखा गया है। तो वो क्या करते हैं, उनका एक सिंपल सा फंडा है, वो स्कूल्स के साथ एंगेज करते हैं, स्कूल्स के साथ टाई अप करते हैं और वहां पे आके उनके साथ जुड़ते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं, वहां पे एक अपना बैंक बनाते हैं, वेस्ट रिसाइकल बैंक, और वहां पे बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप घर का जो वेस्ट है ना वो लाके यहाँ पे जमा कीजिए, आपको कहीं भी वेस्ट मिल रहा है वो लाके यहाँ पे जमा कीजिए। उस वेस्ट के बदले उन बच्चों को पॉइंट्स मिलते हैं, वो जो पॉइंट्स मिलते हैं वो एक कार्बन क्रेडिट की तरह काम करते हैं। उन पॉइंट्स के बदले उन बच्चों को इनाम दिया जाता है, उनको कलर्स, उनको बुक्स
ये सब मिल सकती हैं, वो किसी भी तरह से उनको रिडीम कर सकते हैं उन पॉइंट्स को। मतलब वो कैश में नहीं रिडीम होंगे, लेकिन वो अपने एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी मटेरियल उनसे ले सकते हैं। तो सेम तरीके से हम भी बात कर रहे थे कि वो अभी एक लिमिटेड है, एक दायरे के अंदर। हम लोग एक संस्था के साथ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम उनके साथ टाइप हो जाते हैं तो हम इसको नेशनल लेवल पे लेके आ सकते। तो नेशनल लेवल पे आने के बाद, और जो इतने बड़े लेवल पे जब हम काम करेंगे, तो हम ये मानते हैं कि अगर हमने 50 लाख बच्चों को एजुकेट किया, 50 लाख में से 50% ही अडॉप्ट करते हैं, 25 लाख अडॉप्ट कर लेते हैं, तो 25 लाख बच्चे यदि अडॉप्ट करते हैं और वो केवल अपने पेरेंट्स को अपनी बात मनवाते हैं, तो 50 लाख और लोग तैयार हो गए, यानी कि 75 लाख लोग हमने तैयार कर दिए जो एजुकेट हो चुके। अब वो 75 लाख अपने आप में आगे डबल हो जाएंगे, 1 करोड़ 50 लाख वो अपने आप कर देंगे, तो 2 करोड़ 25 लाख की हमारी जनरेशन हो जाएगी जो एजुकेटेड है। तो धीरे 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 एक चेंज अपने आप आ जाएगा सोसाइटी के अंदर। तो वही श्री राम शर्मा जी की तरह कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं हम अपने आप को बदलने की, और यही सबको सिखा रहे हैं कि भाई आप बदलो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मैं भी आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी आपका जो सेटअप है या जो कम्युनिकेशन हो रहा है जो कंपनीज के साथ, संस्थाओं के साथ, वो जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पे हो और लोगों को इसका फायदा हो। सर, इसी कंटेक्स्ट में एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और ये बहुत लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा। व्हाट फीडबैक यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम डिवोटीज या जो भी आपकी संस्था से आपसे जुड़ पाए हैं? वर्टिका का हमने पहला अपना ट्रायल किया है कुंभ के अंदर, महाकुंभ 2025, आपको भी पता है फुल पीक पे चल रहा है अपना। तो वहां पे हमारे ग्राउंड वॉरियर मिस्टर उदय हैं, और वही इसको वहां पे लीड कर रहे हैं, वही सारे डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, और फीडबैक भी सब उन्हीं के पास आता है और वहां से हमारे पास आता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल उसको पानी समझते हैं, ये पानी हमें मिल गया है, हाँ जी, तो वो पानी की तरह से हमें दुआ देते हैं। वो एक एज है, वो ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है ना, तो वो हमें उसी तरह से बोलते हैं कि भाई आप पानी पिला रहे हो, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। उनको नहीं पता कि वो मटेरियल क्या है, ना ही वो उस पर ध्यान देते। लेकिन एक यंग जनरेशन जो है, जो 20 to 40 के बीच में लाई करती है, वो लोग वो उस पाउच को लेते हैं, उस पाउच के ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वाह ये चीज अलग है, ये आप काम अच्छा कर रहे हैं। और फीडबैक से अच्छा ज्यादा तब लगता है कि जब किसी ने आपका प्रोडक्ट को यूज किया और आपके साथ वो लग जाए कि नहीं मैं भी आपके साथ लगता हूँ। हमारे साथ ऐसा भी हो रहा है कि कोई 2 दिन कुंभ में आ रहा है, कोई 3 दिन कुंभ के लिए आ रहा है, और वो आते हैं, वो पाउच यूज करते हैं, और वो भी कहते हैं कि नहीं भाई मैं 2 दिन के लिए कुंभ में आया हूँ ना, तो मैं 2 दिन आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाता हूँ, मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ साथ में। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हाँ जी। और ये केवल इंडियन लोगों के साथ तक सीमित नहीं है, हमारे साथ फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स भी अप्रेज कर रहे हैं हमारे मिशन को। रशिया, यूके, आयरलैंड, बहुत सारे लोग, मतलब अलग अलग जगह से लोग, मतलब एक ग्राउंड लेवल पे अप्रेजल और एक बड़े लेवल पे अप्रेजल, दोनों में डिफरेंस होता है। जो ओरिजिनल अप्रेजल होता है वो होता है ग्राउंड लेवल का, और ग्राउंड लेवल पे हमें बहुत अच्छे से अप्रेजल मिल रहा है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है वहाँ पे। मेरे पास नहीं जा पाया, लेकिन अश्वनी भाई वहाँ कुंभ में थे, और इन्होंने वहां पे हर चीज को जज भी किया है, चेक भी किया है, और फील भी किया है। ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है रोहित आपने। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर वाटिका? हम लोग पाउच को लेकर के आए थे। रोहित का ओपिनियन यही था कि हम पाउच को लेकर के, क्योंकि सेवा के कार्य से उसको लेकर के आते हैं। फिर हम दोनों का बैठ करके डिस्कशन हुआ इस पॉइंट पे कि सेवा कार्य से हम लोग इसको एक सर्टेन नंबर तक ही लेके आ सकते हैं, कि बहुत अपने लेवल तक जहां हमारी कैपेसिटी वहीं तक हम जा सकते हैं इसको। राइट, राइट, राइट। देन हम लोगों ने इसको प्लान किया कि हम इसको जो प्लास्टिक बोतल्स है उनको भी रिप्लेस करना है हम लोगों को, जैसे कि अभी बताया था। तो प्लास्टिक बोतल्स को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने मार्केट का एनालिसिस किया, और हम लोग क्या कॉस्टिंग में जाते हैं उसको एनालिसिस किया। तो हम थोड़ा सा डिमोरलाइज हुए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमारा कॉस्टिंग ज्यादा जा रहा था। देन हम लोगों ने काफी स्टडी किया, रोहित ने काफी स्टडी किया, कुछ अच्छे लोग हमें मिले जिन्होंने बताया कि प्लास्टिक सिर्फ प्लास्टिक के फॉर्म में ही हमें हार्म नहीं कर रहा है, कि वो हमारे लिए पोल्यूशन बढ़ा रहा है एनवायरनमेंट में, प्लस पानी का जो पैकेजिंग प्लास्टिक में हो रहा है वो कैंसर जैसी बड़ी डिजीज भी जनरेट करता है। बहुत बड़ा रीजन है, एक सीवियर रीजन है प्लास्टिक के अंदर जो पानी जो हम पीते हैं वो कैंसर का। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ये बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी बोटल्स हैं, 100 रुपए तक की भी बोतल आती है, उससे ज्यादा की भी बोटल्स आ रही है जो जर्नलाइज मार्केट में बिक रही है। ठीक है, वो एक मार्केट है, वो एक बिजनेस मॉडल में हम लोग लेकर के जाने का भी प्लान इसको करेंगे कि उन बोटल्स को हम रिप्लेस कर सकते। उसकी आइडियोलॉजी ये रहेगी कि आप जो पानी पी रहे हैं, ठीक है, हो सकता है पानी बहुत अच्छा है,
बट वो जिस जिस पैकेजिंग में है वो आपके हेल्थ को बहुत बड़ा सीवियर इशू दे सकता है। और कैंसर जैसी डिजीज तो आप देख सकते हैं आपके आस पड़ोस में काफी जगह पे देखने के लिए अनफॉर्चुनेटली में मिलती है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको पानी की बोतल्स में लेकर के आने के लिए एक एलिट क्लास में एटलीस्ट फर्स्ट फेज में हम लोग लेकर के आएंगे। देन हम लोग गवर्नमेंट के साथ में इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि इस पर जो टैक्सेस लग रहे हैं और अदर सब्सिडीज हमें मिल सके और हम इसको एक रीजनेबल प्राइस टैग के साथ में हम लोग मार्केट में भी लेकर के आ सकें। ये हमारी प्लानिंग है जो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ से हम लोग सोच रहे हैं, सो दैट ये प्लास्टिक की बोतल्स हम लोग रिप्लेस कर पाए जो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन पर मिनट हम लोग सी में डंप कर रहे हैं। सर ये तो बहुत बहुत अच्छा है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग लीडर, यस, बहुत बार अपने को अपनी जो टीम है या वॉलंटियर्स हैं उनको भी मोटिवेट करना पड़ता है, उनको भी जो अपना मिशन है, विजन है एंड जो टेक्निकलिटीज हैं वो भी बहुत बार शेयर करनी पड़ती है। सो आप अपनी टीम को या वॉलंटियर्स को कैसे प्रेरित करते हैं? सर ये मिशन जब तक शुरू नहीं हुआ था तब तक टीम को मोटिवेट करना हमें बहुत इम्पोर्टेंट था, और उसको अलग अलग तरीके से हम मोटिवेट कर रहे थे कि भाई हम प्लास्टिक की वीडियो दिखाते थे कि प्लास्टिक से ये होता है, प्लास्टिक से वो होता है, और हम उसका एक सोल्यूशन लेके आए हैं, उसको दिखाते थे। यूट्यूब से हमने बहुत सारे कंटेंट्स लिए, उनको लगातार दिखाया। ये था फर्स्ट फेज जब तक हमने प्रोडक्ट को नहीं दिया था। लेकिन कुंभ के अंदर जाने के बाद जब से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ तो शायद ही मुझे और अश्वनी भाई को एक बार भी टीम को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ी हो। डेली वो जब भी एक पाउच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनके सिर पे एक हाथ आता है, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो अपने आप में उनके लिए मोटिवेशन है। तो उसके बाद हमें कोई मोटिवेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप में। कब हमने 10 लोगों की टीम डिप्लॉय की थी, कब वो टीम 250 लोगों तक पहुंच गई, हमें पता ही नहीं चला। वो आज 300 के आसपास लोग वो लगे हुए हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो टीम अपने आप बनती चली गई, अपने आप बढ़ती चली गई, हमें उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। वो सब जो ग्राउंड लेवल पे जो फीडबैक्स, जो उनको ब्लेसिंग्स मिली, वो अपने आप उनको बढ़ाती चली गई। उनके लिए वही मोटिवेशन, वही चीज सबसे अच्छी रही उनकी। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी चीज। मूविंग टू द फ्यूचर इवेंट्स, सर आगे क्या क्या, अभी कुंभ के बाद आगे और क्या क्या की प्लानिंग है? किन किन इवेंट्स को आप अभी देख रहे हैं, बड़े इवेंट्स या छोटे इवेंट्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैं बोलूं, जो जिसमें अपना जो ये इनिशिएटिव है इसको आप ले जाना चाह रहे हैं? सर इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए सर। सर अभी अगर हम बात करें तो हमारा जो फोकस, जो स्टार्टिंग हुई थी वो रिलीजियस इवेंट्स से हुई थी, और हमारा मेन फोकस भी वहीं पे ही है, क्योंकि रिलीजियस इवेंट्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बल्क में वेस्ट जनरेट होता है, बहुत बड़ा वेस्ट जनरेट होता है, बल्क में होता है। तो अगर मैं बात करूँ इधर नॉर्थ इंडिया के एनसीआर रीजन और उत्तराखंड रीजन की, और उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट पार्ट, और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, यहाँ पे सबसे बड़ा जो रिलीजियस इवेंट होता है वो होता है कावड़ मेले का, और जो हर साल होता है यहाँ पे। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना वेस्ट जनरेट होता है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि 10 से 12 करोड़ लोग होते हैं जो वहां पे पहुंचते हैं, और वो 10 से 12 करोड़ लोग हरिद्वार हरिद्वार से भी काफी आगे तक जाते हैं और फिर वापस अपने घर तक आते हैं। उस बीच में वो कितना कंज्यूम करते होंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो काउंटिंग वो 100 करोड़ में चली जाए, 150 करोड़ में चली जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी हमारा टारगेट वहीं पे ही है कि हम जो अपना नेक्स्ट इवेंट है हम कावड़ मेले के अंदर करें, और जैसा अश्वनी भाई ने बताया कि हम लोग इसको एक कमर्शियल वे में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हम इसको कमर्शियल भी कोशिश करेंगे। अभी का जो टारगेट है वो रिलीजियस इवेंट्स में ही मेन हम टारगेट कर रहे हैं। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में हम थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे हम टाई अप करते हैं, वो देखते हैं कैसे आता है। मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं अभी लेना चाहूंगा, हाउ कैन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू द मिशन ऑफ वाटिका? तो सर इसमें इंडिविजुअल की भागीदारी ना बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल का जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं अपनी, अश्वनी भाई की या उदय की, या जो 100-150 लोग, 300 लोग जो काम कर रहे हैं, अगर हम एक बात करें तो हम सबका एक दायरा एक लिमिटेड है, हम लोग एक लिमिटेड दायरे में ही काम कर सकते हैं। तो जब तक ये मिशन हर एक का अपना खुद का मिशन नहीं बनेगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल की, आप जैसे आपने पूछा कि इंडिविजुअल कैसे जुड़ सकता है, इंडिविजुअल जुड़ सकता है कम्युनिटी बनाने के लिए। वो एक जागरूकता फैला सकता है, वो बता सकता है कि प्लास्टिक का विकल्प एक वाटिका कंपनी है, वाटिका नाम है, जो प्लास्टिक का एक विकल्प लेके आई है, प्लास्टिक के बारे में बात करती है, प्लास्टिक को रिप्लेस करने की बात करती है। तो इंडिविजुअल एक बता सकता है, जागरूकता फैला सकता है, और एजुकेट कर सकता है लोगों को कि भाई ये एक चीज है और ये ऐसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो वाटिका से जुड़े, वो अपना भी कुछ शुरू करें, कुछ भी करें,
लेकिन एक प्लास्टिक के ऑल्टरनेट पे काम करें, जुड़े। हम तो, हमारा मिशन ये है कि प्लास्टिक का ऑल्टरनेट मार्केट के अंदर आए और ये जो पहाड़ बन रहे हैं, ये पहाड़ जो हैं वो कम हो। तो इंडिविजुअल एक एजुकेशन लेवल पे जुड़ सकता है कि वो लोगों को एजुकेट कर सकता है। सेकंड, जहां हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाने में काम कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर सकता है, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है। तो हर लेवल पे जिस जिस तरह से भी चाहे इंडिविजुअल वो हमारे साथ जुड़ सकता है। ग्रेट सर। सर इसी कंटेक्स्ट में एक मैं और सवाल पूछना चाहूंगा इसी से कनेक्टेड कि मैं जब बोलूं कि पैन इंडिया की जब मैं बात करूं, सो क्या जो आपके जो पाउच है, क्या आप उसको जो है डिलीवरी बोलिए ट्रांसपोर्ट आप करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब मैं बोलूं कि मेरे यहाँ पे जब मैं कोई एक इवेंट है वहां पे मैं चाहता हूं कि जो अपना वाटिका का जो है लोग इसके बारे में जागरूक हो, और सिर्फ जागरूकता के मैं लिमिटेड ना बोलूं मैं, कि एटलीस्ट उसको देखें फील करें और उसकी इंपॉर्टेंस समझे। सो इसमें भी सर आप फिर हेल्प करते हैं या वो भी ऐसा है कि नहीं सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। इस पे भी हम काम कर रहे हैं। हम लोग ना एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। इकोसिस्टम किस तरह का बनेगा कि अगर हम बात करें कि पैन इंडिया पे काम करना है, पैन इंडिया पे काम करने के लिए हम एक या दो जगह सेटअप लगा के नहीं काम कर सकते हैं। और यदि हमने एक या दो जगह पे सेटअप लगाते हैं और वहां से पाउच को बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग एक इकोसिस्टम पे काम करेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे कि रॉ मटेरियल ये है, ये आपकी पैकिंग मटेरियल है जिसमें आपको पैक करना है। सेकेंडरी, हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको मशीनरी प्रोवाइड कराएंगे, कैसे वो पैकेजिंग होगी उसकी और क्या क्या वो मशीनरी लगेगी, उसका टोटल हम ट्रेनिंग वगैरह एजुकेशन देंगे और मशीनरी प्रोवाइड कराएंगे। इससे क्या है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने आप काम कर सकते हैं और हम ज्यादा जगह पे फैल सकते हैं। वेरी ट्रू वेरी ट्रू सर। इसी में ही और थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा। हाउ डू यू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द वाटर दैट यू प्रोवाइड। सर अभी हम बात करें कि महाकुंभ हमारा पहला प्रोजेक्ट है। महाकुंभ प्रोजेक्ट करने के लिए हमने अपने कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं बनाई। हम लोगों ने टाई अप किया जो वेंडर्स थे जो बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहे थे, जो वर्क कर रहे थे। तो जो उन कंपनीज के स्टैंडर्ड्स थे, हमने उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा के अपने पाउचेज के अंदर वही पानी इंश्योर कराया कि जो पानी उन बोटल्स के अंदर जा रहा है सेम पानी इन पाउचेज के अंदर आए। तो वेंडर्स लेवल पे हमने इस तरीके से काम किया। जब पाउच पैक होने के बाद जहां तक पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचाने में हमने इसको एक ट्रिपल लेयर पैकेज के अंदर इसको पैक कराया। फर्स्ट लेयर हमारे पाउचेज थे, पाउचेज को फिर हमने एक अलग बैगेज के अंदर पैक किया, कट्टे के अंदर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 3 लेयर के अंदर हमने इसको पैक किया ताकि कुछ भी अलग चीज उसके अंदर ना पहुंचे। तो इस तरीके से हमने उसकी सेफ्टी को मेंटेन किया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने एक जुगाड़ किया है, टेक्निकल सोल्यूशन नहीं किया, लेकिन फर्स्ट प्रोजेक्ट था, फर्स्ट प्रोजेक्ट को हमने इसी तरीके से किया है। आगे हम अपने स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, उस पर काम कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पे, और उसी के फॉलो कराएंगे। जो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा केवल वही हमारे साथ वेंडर काम करेगा। सर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप दोनों के लिए है ये, हाउ डू यू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ वाटिका इन द कम्युनिटी। एक्चुअली इसका मेजरिंग को पैरामीटर तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हमने अब तक जो आपको आंसर्स दिए उसमें ये एक्चुअली इसका आंसर आ चुका है। हमारे जितने भी नियर बाई हैं, जिन जो हमारा सराउंडिंग है, वो लोग ऑलरेडी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर स्विच करना शुरू कर रहे हैं। और जैसा रोहित ने बताया, बच्चों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और वो प्लास्टिक का यूज बंद कर रहे हैं। ग्रेट। जैसे कि मेरे नियर बाई में, मेरी कम्युनिटी में जो बच्चे चिप्स जैसे आइटम्स जो प्लास्टिक में पैक होकर के मार्केट से आते हैं, उन्होंने वो परचेज करना कम कर दिया है या बंद कर दिया। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं, तो ये इम्पैक्ट मैं देख पा रहा हूँ। सर इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं हूँ बहादुरगढ़, अभी हरियाणा के अंदर। यहाँ पे एक दो स्कूल हैं, उन लोगों ने मेरे एक दो पॉडकास्ट हुए हैं और हम जो अपना आपको बता रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, अपने मिशन के बारे में बता रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है कि बच्चों को एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी स्कूल के अंदर कि आप प्लास्टिक की बोतल्स नहीं लेके आएंगे। आपकी बोतल या तो स्टील की हो या फिर आप यहीं स्कूल के अंदर जो पानी अवेलेबल है आप वो यूज कीजिए। प्लास्टिक की बोतल को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो एक लगता है कि स्ट्रिक्ट कदम है, लेकिन एक अच्छा कदम है। राइट। हाँ, अगर वो प्लास्टिक की बोतल में बच्चे पानी पीते हैं ना, तो उसका जब धूप पड़ती है या एनवायरनमेंट गर्म होता है तो प्लास्टिक साथ साथ पिघलना शुरू हो जाता है। तो बच्चे के ना एक अंदर नेगेटिव चीजें जाती हैं जो हेल्थ को खराब कर रही है। तो स्टील एक अच्छा ऑल्टरनेटिव जो उन्होंने यूज किया है।
इसके अलावा एक स्टेट है, चलो मैं नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने भी वहां पे प्लास्टिक प्योरली बैन कर दिया है। वो बैम्बू बॉटल्स दे रहे हैं, जो भी विजिटर्स आते हैं उनको बॉर्डर्स पे ही बैम्बू बॉटल गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप जब तक हमारे यहाँ है आप इसी को यूज करना है, और आप इसको घर भी लेके जाइए, घर पे भी इसी को यूज कीजिए। वेरी तो गुड। एक बहुत अच्छा कदम, बहुत ही सराहनीय कदम है। तो ये कदम केवल उसी स्टेट को नहीं, पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स को अगर अपनाया जाए। इतना बड़ा बजट होता है हमारा, हम फालतू में खर्च करते हैं प्लास्टिक को साफ करने में, हम जितना बजट यूज कर रहे हैं, यदि हम उसका सोर्स को कम करने में उस बजट को यूज कर लें तो साफ सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अश्विनी जी से पूछना चाहूंगा, व्हाट मोटिवेट्स यू टू को फाउंड वाटिका अलोंगसाइड विद रोहित जी? एक अच्छी चीज पहले शुरुआत में मैंने आपको इंट्रोडक्ट के टाइम पे बताया कि हम लोगों का थॉट प्रोसेस एक है, एनवायरनमेंट के लिए हम लोग कुछ कर सकें, अपने नेशन अपने देश के लिए हम लोग कुछ कर सकें, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव ऐसा निकल के आया है, कॉमन ऑब्जेक्टिव बना कि हाँ हम दोनों को ऐसा लगता है कि ये करना है, और जो कि बहुत ऑब्वियस भी था क्योंकि दोनों को सोचने का तरीका एक ही है कि भाई दोनों को कुछ अच्छा करना है, कम्युनिटी को कुछ अच्छा देना है, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने इसको कोपाउंड किया। मेरे तो लगता है कि मेरा तो यही सोचना है, बाकी रोहित बताएंगे। हाँ, सेम है सर, हमने स्टार्ट किया था और एक ही सोच, एक ही मिशन, एक ही टारगेट के साथ स्टार्ट किया था, और उसी टारगेट को फोकस करके हम आगे भी बढ़ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाउ डज अखंड भारत मिशन अलाइन विद द गोल ऑफ वाटिका? और सर अखंड भारत मिशन के बारे में भी सर प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, अखंड भारत मिशन जैसे कि हम सुनते हैं तो उसी से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, इसके नाम से क्लियर हो जाता है। अब वाटिका से कैसे कोरिलेट करता है, क्योंकि वाटिका एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, प्लस वो रिलीजियस ओकेजन्स पर वो कुछ कर रहा है। तो हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, मैं सनातन धर्म से हूं, तो जो डिवोटीज आ रहे हैं वो एक अच्छी भावना के साथ जा रहे हैं किसी धार्मिक स्थल पे या किसी धार्मिक यात्रा में, तो कचरा फैला के वापस ना जाएं। तो ये इसलिए अखंड भारत मिशन, बेसिकली अखंड भारत, मुझे लगता है कि इसको ज्यादा डिटेल में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग सिर्फ वर्ड से इससे ही समझ जाएंगे कि अखंड भारत मिशन यानी कि हम पूरे राष्ट्र, जो हमारा देश है, इसकी अखंडता को लेकर के एक मिशन ड्राइव कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को अखंड भारत के बारे में बताते हैं कि अखंड भारत क्या है, हमारा देश के महापुरुष कौन हैं, हमारा देश का विभाजन कैसे हुआ, कब कब हुआ। तो बेसिकली वो थोड़ा सा इससे हमारा जो वाटिका है थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए उसको डिटेल में ना जाते हुए वाटिका से वो कैसे कोरिलेट कर रहा है, वाटिका से कोरिलेट ऐसे कर रहा है कि धार्मिक स्थल, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो बेसिकली दो चीजें निकल के आती है, इसलिए अखंड भारत मिशन, वाटिका, दोनों हमारे एक साथ में एक मिशन पे आगे बढ़ते हैं। सर मूविंग टू द चैलेंजेस, क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस डू यू बिलीव आर मोस्ट प्रेसिंग टुडे? देखिए, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस तो इसमें हमारा शुरू से एक ही है कि हम कैसे कम्युनिटी को बड़ा करें, वो कम्युनिटी जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है या इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में जीना चाह रही है, ये ही एक मेजर चैलेंज है। उसके बाद में जो हम लोग हम या हमारे जैसे और भी लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट से थोड़ा सा जो प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी ज्यादा लगा हुआ है, नहीं होना चाहिए, वो चीजों के ऊपर ये एक बड़ा चैलेंज है। और जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए। प्लास्टिक इतना इजीली अवेलेबल है जबकि वो काफी हार्मफुल है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। सर बस मैं इसमें इतना ही ऐड कर पाऊंगा कि गवर्नमेंट को रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। आप सफाई पे ध्यान न दें, आप उसको कम करने पे ध्यान दें। सोर्स पे ही आप उसको खत्म कर देंगे तो आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोर्स पे ही खत्म करने की कोशिश की जाए चीजों। मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निकली क्वेश्चन, मैं जब पूछूंगा टेक्निकली भी और जनरल भी, दोनों चीजें हैं इसमें। व्हाट डू यू बिलीव इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट प्लास्टिक वेस्ट? आपने इतने लोगों से आप जुड़े, इतने लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं, इतने लोगों को आप जो है बता रहे हैं प्लास्टिक के वेस्ट के बारे में। सो क्या क्या एनकाउंटर्स आपने ऐसे देखे हैं जो एक बहुत ज्यादा जनरल मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिथक हैं प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, डिकम्पोजिशन के बारे में? सर इसके बारे में सर प्लीज बताइए। एक्चुअली इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डाउट है, प्लास्टिक के डिकम्पोज होने के बारे में किसी को भी कोई डाउट नहीं है। लैक्स ऑफ ईयर लगते हैं इसको डिकम्पोज होने में। सर ये डाउट किसी के अंदर नहीं है कि प्लास्टिक नुकसानदेह है, हर किसी को पता है, लेकिन अल्टरनेट क्या है, विकल्प क्या है? मैं आज कुछ भी लेने चले जाऊं मार्केट के अंदर, उसका जो स्ट्रो है वो भी प्लास्टिक का होता है,
उसकी पैकिंग प्लास्टिक की है, स्ट्रॉ की। तो कहाँ तक, हर जगह तो प्लास्टिक अवेलेबल है। जब तक उसका ऑल्टरनेट नहीं होगा, हम लोग क्या है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स वो कंज्यूम करेगा जो उसको दिया जा रहा है। तो जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर्स को ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसके ऑल्टरनेटिव पे काम करें। ऑल्टरनेट लेके आना है। जब प्रोड्यूसर्स ही इस पे काम कर देंगे तो कंज्यूमर्स को जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर इस पे थोड़ा थोड़ा अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करके भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। जैसे हम मार्केट के अंदर जाते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है कि हम खाली हाँ जाके हाँ। सामान लेके आने की। हाँ जी। अगर हम घर से एक थैला लेके चले जाएं कि हमें सामान इस थैले के अंदर लेके आना है, तो अगर हम 10 सामान लेके आ रहे हैं, 10 सामान को लाने के लिए हम 10 पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, तो वो 10 पॉलिथीन वही कम हो जाएंगी। एक छोटी सी चीज, छोटा सा चेंज किया हमने, हम एक थैला घर से लेके गए और 10 पॉलिथीन हमने रोक दी। सेकंड चीज, हम कहीं जा रहे हैं, हम अपने घर से बोतल कैरी करें पानी पीने के लिए। बार बार बाहर जाके हम 20 रुपए की बोतल ना खरीदें। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपका पानी भी अवेलेबल होगा। साथ साथ आप एनवायरनमेंट को भी बचा दें। एक नॉर्मल व्यक्ति यदि कहीं घूमने जाता है तो वो अपनी पूरी ट्रिप के दौरान कम से कम 12 से 15 बोतल यूज करता है अपनी पूरी ट्रिप में। तो अगर आप रियूजेबल बोतल लेके जा रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को आप वहां पे छोड़ के रियूजेबल बोतल को यूज कीजिए। तो आपने एक बोतल आप लेके गए हैं, 15 आपने बचा दी। तो एक चेंज ये हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। डेली हैबिट्स चेंज कीजिए अपनी। आप शाकाहारी भोजन कीजिए, वो उससे भी बचेगा। आप खाने की चीजें लेने जा रहे हैं, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि चाय भी पॉलिथीन में पैक करके दे देता है बंदा, ये लो। हाँ हाँ। हाँ, घर से बर्तन लेके चले जाइए, कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो पापा डांटते थे कि भाई घर से लेके जाइए सामान, बर्तन घर से लेके जाना है। हम बाजार में सामान लेके भी लेने भी जाते थे तो सब्जी वगैरह जो कुछ भी लेके आते थे वो बर्तन घर से देके भेजते थे। उसका पता आज चल रहा है कि वो है क्या। इसके अलावा मेरे पड़ोस में एक अम्मा जी रहती थी, वो ना प्लास्टिक की पन्नियों से चटाई वगैरह बना देती थी, उनको जोड़ के वो यूज करके। तो इनडायरेक्ट वे में वो एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा काम कर रही थी। वो एक लैंडफिल में जाने के लिए इतनी सारी पन्नी को उन्होंने यूज करके एक चटाई बना दी। उन्होंने अपने लिए रियूजेबल आइटम बना दी, एक चटाई बन गई घर में यूज करने के लिए, और एनवायरनमेंट कितना अच्छे से बच गया। तो जो हमारे पुराने लोग थे उनसे हमें उस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए और अपनाना चाहिए। पहले, अभी हम प्लास्टिक के बर्तन यूज करते हैं, पहले लोग, हमारे यहाँ तो बोइया बोलते थे उसको, वो जो गत्ता वगैरह वो सब चीज मिला के वो लुगदी सी बना के उसका बनाते थे, वो कितना तो मजबूत होता था और कोई भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता था। तो बस छोटी छोटी आदतें चेंज करके भी काफी कुछ हो सकता है। जी सर, जी सर। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म? क्या ऐसे कुछ वियर्ड क्रिटिसिज्म आए और कैसे आपने उनको हैंडल किया, एड्रेस किया? सर, इसके बारे में सर आप प्लीज दोनों बताइए। देखिए, ऐसा नेगेटिव क्रिटिसिज्म तो नहीं हुआ, पॉजिटिव जरूर हुआ है हम लोगों ने जो फेस किया है। ये मेरा तो अनुभव ऐसा ही है। हम लोगों ने रोहित ने जब ये प्लान रखा और हम लोग कुछ लोगों से मिले इस योजना को लेके कि महाकुंभ में हम कंपोस्टेबल वाटर पाउचेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारा टारगेट 1 करोड़ कंपोस्टेबल पाउच डिस्ट्रीब्यूट करने का। ऐसा हम लोगों ने कुछ हमारे कुछ अच्छे बिजनेस पर्सन बोले या फिर अच्छे संपन्न लोगों से हम लोग मिले जो हमें सहयोग कर सकते थे। तो उन्होंने ही हमें बोटल्स की तरफ जाने के लिए एक डायरेक्शन भी दिया। डिस्कशन के बीच में ऐसा पॉइंट निकल गया कि हम वहां पहुंचे, बोटल्स की तरफ भी हम लोग गए कि हम लोगों ने प्लानिंग में लेके आए। बट उन्होंने हमें उसके बिजनेस पॉइंट, क्योंकि एक बिजनेस पर्सन बिजनेस प्रोस्पेक्ट में सोचता है, उन्होंने हमें बिजनेस पॉइंट से हमें अपनी बातें समझाई और हमें मतलब उन्होंने अपना उसमें फायदा देखने की कोशिश की, फायदा कैसे हो सकता है। ठीक है, उनको शायद उसमें कॉमर्शलाइज फायदा नहीं दिखाई दे रहा था, तो शायद वो उससे थोड़ा सा हट गए, उन्होंने सहयोग नहीं किया। बट उससे हमें पॉजिटिव चीजें मिली कि हमें ये चीजें किस तरीके से करनी है, राइट। हम इसको कॉमर्शियल वे में कैसे लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको कॉमर्शियल वे में कभी सोच ही नहीं रहे थे। ठीक है, देन हम लोग कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा लगा कि यार ये हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस पर्सन ने जो बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका व्यू इस चीज के बारे में अलग तरीके से। उनका कहना है कि पाउच चलेंगे ही नहीं उस जगह पर, अभी महाकुंभ में पाउच ये यूज ही नहीं हो पाएंगे, मौसम सर्दी का रहेगा। बट अब हम लोगों ने देख रहे हैं, आज उसको देखते हैं कि अभी बीच में अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से महाकुंभ में पानी का कुछ शॉर्टेज हुआ और देन उसी टाइम पर ये पाउच वहां पर अवेलेबल थे, तो कितनी बड़ी नीड को मीट किया है।
और लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिला है। तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म कुछ नहीं है, हर किसी का अपना अपना एक सोचने का तरीका होता है। एक बिजनेस पर्सन बिजनेस की तरह से सोचता है, तो उसने अपना पॉइंट रखे, उससे हमें कुछ मिला, वो जो हमें पॉजिटिव लगने वाला था कि हम इसको लंबे टाइम तक कैसे चला सकते हैं। देन हमारा ये एनालिसिस की कितनी पानी की बोतल सी में जा रही है पर ईयर, ये सब का सब कैलकुलेशन करने का रीजन ही ऐसे लोग थे कि उन्होंने हमें बताया कि भैया ये एक्चुअल एक इशू है जो हमें एड्रेस करना है। बाई उन्होंने हमें डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली हमें ये बताया और देन हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया। फिर देन हमें दूसरा एक निकल के आया कि हम लोगों ने पानी की बोतल तैयार भी की सैंपलिंग के लिए। आई थिंक हम लोगों ने इसको ऐड नहीं किया, हम लोगों ने कुछ ट्रायल के लिए, कुछ सैंपल के लिए पानी की बोतल तैयार की कंपोस्टेबल मटेरियल की। बट कॉस्टिंग की वजह से अगेन उसमें एक चैलेंज सामने से आया हमारे पास में, जो हमारे क्रिटिक बोल सकते हैं उनको, कि इसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। देन हमारा स्टैंड था कि भाई देखिए ये कॉस्टिंग इसकी वजह से इतनी आ रही है, मटेरियल की कॉस्ट या जीएसटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट हम लोग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, हम लोग एक 20 रुपए वाली बोतल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, देन आपको कॉस्टली लग रहा है। बट अगर हम लोग एक 60 रुपए वाली बोतल जो मार्केट में इजीली अवेलेबल, जो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, या 100 रुपए वाली बोतल जो है वो मार्केट में कंज्यूम हो रही है और वो कॉज कर रही है आपको कैंसर भी दे रही है साथ में, ठीक है, उससे बेटर है ये, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप ले रहे हो जिसको आप खाने के साथ खाते भी हैं, कॉर्न स्टार्च की मैं बात कर रहा हूं। तो नेगेटिव कुछ भी नहीं था, पॉजिटिव ही रहा है। अब हमें देखने का नजरिए के ऊपर बात है। अश्वनी भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सर जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है अपना वाटिका। और सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि हाउ डू यू बैलेंस अखंड भारत मिशन एंड वाटिका। और सर अखंड भारत मिशन के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपके मिशन के जो सर्विसेज मैं बोलूं या जो आप सेवाएं देते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, सर इसके बारे में भी सर प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए अखंड भारत मिशन बहुत छोटे छोटे प्रयास करता है, ठीक है। वो ऐसे प्रयास हैं जो अगर आप गांव की तरफ जाएंगे तो आज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, शहर में रहेंगे तो शायद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहा हूं और मैं अभिवादन के रूप में आपको नमस्ते बोलता हूं, राम राम बोलता हूं, तो वो थोड़ा सा एक ओड लगता है, ठीक है, जबकि ओड होना नहीं चाहिए, राइट। हम लोग अगर तिलक लगा करके कहीं पर बैठते हैं या लगाते हैं तो वो अभी कुछ लोगों ने फैशन के रूप में तो लगाना शुरू कर दिया है, बट अगर आप अभी भी जाओगे, आप स्मॉल टाउन्स में जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे, तो ये चीजें आपको अभी भी मिलेगी, लोग तिलक लगाए बिना घर से नहीं निकलते, राइट। इसके अलावा हम लोग हमारे घर में एक्चुअली में हम लोग अभी क्या है कि हम दूसरों को फॉलो करते हैं, स्पेशली हाई राइज अपार्टमेंट वाले एरियाज में, मैं वहीं पर रहता हूँ, ठीक है, या अर्बन एरियाज में क्या है कि हम लोग भगवान को पूजा करने के लिए घर में लेकर के आते हैं, ठीक है। और जब हमें लगता है कि अब ये भगवान जी पुराने से लग रहे हैं थोड़े देखने में, तो उनको पेड़ के नीचे रख के चले जाएंगे, सड़क के किनारे रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे मिशन है, जैसे कि अखंड भारत मिशन हर मस्तक तिलक अभियान चलाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिमा सम्मान मिशन, यानी कि जो खंडित मूर्तियां हैं उनको इकट्ठा करने के लिए हमारी एक टीम काम करती है, जो पूरे दिल्ली एनसीआर में अलग अलग एरियाज में काम करी। अभी दिल्ली एनसीआर तक हम लोग सीमित है, धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल्स में हम लोग एजुकेशन अलग अलग तरीके की कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे हम उनको बताते हैं कि हमारा देश क्या है, राइट। हम किसी से अपने आप को सुपीरियर प्रूव नहीं करना चाहते, बट एक्चुअल में सुपीरियरिटी है कि नहीं है, ठीक है। टेक्निकली बहुत सारे पॉइंट है जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हमारे बच्चों को पता होने चाहिए। वो जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर से, उनको पता होना चाहिए कि वो जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं वो कितना रिच है। वो हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स में। हम लोग एक मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं एनुअली, जिसमें लास्ट ईयर भी हम लोग देखें तो 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसकी टैगलाइन होती है रन फॉर अखंड भारत। अभी इस साल भी मार्च में भी दोबारा हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उसमें हम लोग 8000 10,000 के बीच में पार्टिसिपेशन रहने वाला है। तो इस तरीके की इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, हाउ कैन पीपल स्टे कनेक्टेड एंड सपोर्ट योर मिशन। देखिए इस मिशन के साथ में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, वाटिका के साथ में जुड़ना चाहते हैं या इको सिस्टम के साथ में, इको सिस्टम को अपने खुद से अपने लेवल पर अपने सराउंडिंग में डेवलप करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है vatica.org, उसके माध्यम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमारी हेल्प की जरूरत है। अदरवाइज अपने आप में अपने सराउंडिंग में कम्युनिटी बनाइए आप, ठीक है, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पर बिलीव करे और उनको यूज करे, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि रोहित ने बताया कि हम स्कूल्स तक पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी चेन ऑफ स्कूल्स तक पहुंचने वाले हैं, और स्कूल्स में हम लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनको बताएंगे, बच्चों को सिखाएंगे,
क्योंकि वही आने वाली जनरेशन है। ठीक है, वो डेफिनेटली अपनी फैमिली को तो इन्फ्लुएंस करेंगे ही, बट वो बड़े जब होंगे तो उनके लिए आज की डेट में ऑप्ट करना ज्यादा इजी है, तो जब बड़े होंगे तो उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो बस यही है अपना कि जन जन तक पहुंचने के लिए हर किसी को किसी ना किसी तरीके से इसके साथ जुड़ना है, और वो किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, जैसे भी वो चाहे, कोई भी माध्यम चुने। बस उनके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि भाई मुझे इस मिशन के साथ जुड़ना है, वो हम सबका वेलकम करते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें पैसा ही चाहिए, हमें बंदे चाहिए, हमें लोग चाहिए, हमें एक सोच चाहिए जो हमारी सोच के साथ मैच करती है, बस। सो मैं एक बार योगीराम पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि हम बात कर रहे थे अश्विनी जी से, हम बात कर रहे थे रोहित जी से, जिनका वाटिका मिशन है। वाटिका मिशन के माध्यम से ये समाज में जागरूकता और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैला रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल टू सपोर्ट, टू कनेक्ट विथ वेरी ग्रेट पीपल लाइक दीज, इनसे जुड़े। और जैसा इन्होंने बताया कि सिर्फ एक मिशन ही नहीं, बट मिशन से भी एक जो है पर्यावरण के लिए ये लोग सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो वेरी 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 मच थैंक यू सर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे योगीराम पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला और बहुत सारी चीजें आपने बताई, कैसे मिशन काम कर रहा है, कितने अच्छे लेवल तक आप इसको लेके गए हैं। सो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। नमस्कार योगेश जी, बुलाने के लिए आपने भी बहुत अच्छे से हमारे मिशन को अलाइन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। My pleasure, sir. My pleasure.